हेलो एवरीवन, नमस्कार। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। एग्जाम की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होंगी, सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऑलराइट, तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर सीखेंगे इम्फाइमा के बारे में। व्हाट इज इम्फाइमा, इम्फाइमा क्या है, कौन कौन से टाइप का आपका इम्फाइमा होता है, इसके कॉजेस क्या हैं, साइन एंड सिम्टम इसके क्या हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो इम्फाइमा क्या होता है आपका? व्हाट इज इम्फाइमा? इम्फाइमा इज द एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। आपके प्लूरल कैविटी में आपका पस का कलेक्शन हो जाना, पस का एक्यूमुलेट हो जाना, दैट इज इम्फाइमा। इम्फाइमा इज द कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी typically resulting from an infection spread from the lungs। किससे हो सकता है? या आपके लंग्स में कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से आपको हो सकता है, और वो इन्फेक्शन आपका स्प्रेड होकर के आपका लंग्स से आपका इन्फेक्शन हो गया और वो एक्यूमुलेट हो गया पस के रूप में, दैट इज आपका इन्फाइमा। इट इज ऑफन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द निमोनिया बट कैन अराइज फ्रॉम द अदर इन्फेक्शन, ट्रामा और सर्जरी। ये आपका किसकी वजह से? निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, और अदर इन्फेक्शन की वजह से, ट्रामा और सर्जरी की वजह से भी आपको हो सकता है। निमोनिया हो गया आपका, अदर एराइज फ्रॉम द इन्फेक्शन और सर्जरी की वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। तो वंस अगेन आई रिपीट, इम्फाइमा क्या होता है आपका? पस कलेक्शन हो जाना, या आपके प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन होना, टिपिकली रिजल्टिंग आपका किससे हो सकता है? लंग्स में किसी भी जगह पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो आपका स्प्रेड हो गया और आपकी लंग्स की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल कैविटी है, वहाँ पर आपका पल्स का कलेक्शन हो जाना, दैट इज आपका इम्फाइमा। आपका ये अदर कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है, बट कैन अराइज फ्रॉम दूसरी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, जैसे अदर इन्फेक्शन हो गया, आपका ट्रामा हो गया, सर्जरी हो गया, और कोई भी चेस्ट आपका इन्फेक्शन है उस रीजन से भी आपको ये हो सकता है। ऑलराइट, ओके, सो दैट इज इमेज। हमने यहाँ पर एक इमेज लिया है, इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका प्लूरल जो आपका स्पेस है, जो वाइट कलर की आपकी लाइनिंग है, ये आपका प्लूरल स्पेस है। इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे आपके पस का कलेक्शन हो गया, इम्फाइमा विद एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में आपका पस का कलेक्शन हो गया, राइट। ओके, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं? कॉजेस इसका बैक्टीरियल निमोनिया, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से आपको हो सकता है। और सेकंड आपका आ सकता है लंग एप्सिस की वजह से, लंग एप्सिस जो कि हमने कल के लेक्चर में समझा हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आपको हो सकता है, टीबी इन्फेक्शन की वजह से। चेस्ट सर्जरी और ट्रामा की वजह से आपको हो सकता है। ईसोफेजियल रप्चर हो गया, उसकी वजह से आपको हो सकता है। लेट्रोजेनिक कॉजेस प्रोसीजर लाइक थोरिसेंटेसिस की वजह से आपको हो सकता है। लेट्रोजेनिक कॉजेस में आपका जैसे कि प्रोसीजर आपने किया हो कुछ, जैसे आपका थोरिसेंटेसिस हो गया, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। जो फ्लूइड रहता है प्लूरल, उसको आप रिमूव करते हो आपका थोरिसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इसके आपके कॉजेस हो गए, बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, लंग एब्सिस हो गया आपका, ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट सर्जरी और ट्रामा, ईसोफेजियल रप्चर। लेट्रोजेनिक कॉजेस में जैसे कि आपका थोरिसेंटेसिस, राइट। अब रिस्क फैक्टर क्या है, किस कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपको रिस्क होती है? जैसे कि आपका क्रॉनिक लंग डिसीज है, ऑलरेडी आपको सीओपीडी है, वो भी आपका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस भी आपका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। यदि आपको डायबिटीज मेलाइटिस है तो भी आपको ओके। फिर इम्यूनो सप्रेस, ऐसा पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि उनको HIV या एड डिसीज है, या कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उन पेशेंट को भी हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका एल्कोहलिज्म। ऐसा पर्सन जो कि अल्कोहल ज़्यादा इनटेक करता है, एल्कोहलिक पेशेंट को आपको हो सकता है। पुअर ओरल हाइजीन, किसी पेशेंट का पुअर ओरल हाइजीन, उसको भी हो सकता है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, GERD जो आपकी डिसीज है, वो भी आपका एक कॉज है, उस रीजन की वजह से भी आपको ये हो सकता है। फिर आ जाएगा आपका टाइप ऑफ इम्फाइमा, सिंपल और फ्री फ्लोइंग। फर्स्ट जो आपका टाइप है वो सिंपल है और फ्री फ्लोइंग इम्फाइमा है।
पस इज फ्री फ्लोइंग विद इन द प्लूरल कैविटी। सो आपका पस होता है वो फ्रीली आपका फ्लो होता है विद इन आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर, राइट। फिर आता है आपका कॉम्प्लिकेटेड इम्फाइमा, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिनियस स्ट्रैंड विद इन द प्लूरल कैविटी कॉजिंग लोक्यूलेशन। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड इम्फाइमा में क्या होता है आपका, सॉरी, ओके, अनदर आ जाएगा आपका कॉम्प्लिकेटेड इम्फाइमा, फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रोनियस स्ट्रैंड। इसमें क्या होता है आपका प्लूरल कैविटी के अंदर आपका फाइब्रस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपका कॉज करता है लोक्यूल। देन आ जाता है आपका कॉम्प्लिकेटेड इम्फाइमा, फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रस स्ट्रैंड। इसमें क्या होता है आपका फाइब्रस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है विद इन आपका प्लूरल कैविटी में, जो कि आपको कॉज करता है लोक्यूलेशन, आपका लोक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। फिर आता है आपका क्रॉनिक इम्फाइमा, लॉन्ग स्टैंडिंग इम्फाइमा विद द थिक एंड प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है आपका लॉन्ग समय से आपका स्टैंडिंग इम्फाइमा हो जाता है, जो कि आपका थिक करता है प्लूरल मेम्ब्रेन को। प्लूरल जो मेम्ब्रेन है वो आपकी थिक हो जाती है, जैसे कि अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा है। ऑफन रिक्वायरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन, इसमें क्या होता है फिर आपका सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जैसे कि आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है और यदि सिर्फ इसमें आपका पस का कलेक्शन होगा, आपका ये फ्लूइड फिल हुआ है, तो फिर क्या होता है इतना डिफिकल्टी नहीं होता है, ठीक है, आप उससे रिमूव कर सकते हैं। पर ये यदि आपका जो पस है वो क्या हो गया, थिक हो गया है, उसमें आपको स्टेंट फॉर्म हो गया है, तो फिर आपको सर्जिकली उसको आपको रिमूव करना पड़ता है, राइट। यदि आपका ज़्यादा थिक हो गया है वहाँ पर, तो फिर आपको इसको सर्जरी करके आपको इसको यहाँ से रिमूव करना होता है, ऑलराइट। ओके, फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होगा बेटा आपका, जैसे कि आपका फीवर एंड चिल हो गया। फर्स्ट वन आपको फीवर आएगा, आपको ठंडी लगेगी, ठंडी के साथ साथ आपको फीवर आएगा। कफ ऑप्शन प्रोडक्टिव, आपको प्रोडक्टिव कफ होगा, आपको कफ होगा, जो कि सूखी खांसी, जो गीली खांसी हम बोलते हैं कफ, वो आपका होगा। और चेस्ट पेन आपको होगा, धीरे आपको शार्प एकदम चेस्ट पेन होगा, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। डिसेप्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिसेप्निया मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना। जनरल मैलेस, आपको जनरल आपको थकान होगी। वेट लॉस भी आपका होगा, ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। फीवर विद चिल, ठंडी के साथ आपको फीवर आएगा। कफ होगा आपको प्रोडक्टिव कफ। चेस्ट पेन आपको होगा प्लूरेटिक, आपको एकदम शार्प चेस्ट पेन होगा जो प्लूरल कैविटी में है, प्लूरेटिक नेचर का, राइट। उसके बाद आपका डिसेप्निया मीन्स आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ब्रीथिंग आपको डिफिकल्टी होगी, दम लगेगी। जनरल मैलिस, आपको जनरल थकान होगी, राइट। आपकी बॉडी आपको वीकनेस लगेगी और थकान। वेट लॉस भी आपको होगा। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आपका आ जाएगा चेस्ट एक्सरे, सो प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें आपका प्लूरल इफ्यूजन शो होगा। सीटी स्कैन, मोर डिटेल इमेजिंग टू असेस एक्सटेंट ऑफ द इम्फाइमा, आप सीटी स्कैन करा सकते हो, जिसमें आपको मोर डिटेल मिल जाएगा कि आपको इम्फाइमा कॉज हुआ है, वो आपको स्कैनिंग में शो आउट हो जाएगा, ऑलराइट। सीटी स्कैन, एक्सरे, देन अल्ट्रासाउंड, यूएसजी करा सकते हैं यहाँ पर हम। यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई गाइडिंग ड्रेनेज और लोक्यूटेड फ्लूइड, जो भी आपका फ्लूइड लोकेटेड है, सो आपका ड्रेनेज, यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसमें आप यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई गाइडिंग ड्रेनेज ऑफ लोकेटेड फ्लूइड, जहाँ पर आपको जो फ्लूइड लोकेटेड है उसको आपको गाइड करने के लिए जो आप ड्रेन करने वाले हो वो आपको इमेज इन आपको शो अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका थोरेसेंटेसिस, एस्पिरेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड फॉर एनालिसिस, आपको जो प्लूरल फ्लूइड है उसको आपको एस्पिरेट करना है एनालिसिस के लिए। एग्जाम्पल आपका कल्चर हो गया, जर्मिस्टेंट हो गया, पीएच हो गया आपका, ग्लूकोज, लैक्टेट डिहाइड्रेशनेस से आप इसे क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका कल्चर में आपका ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ हुआ है, उसका पीएच क्या है ना, ग्लूकोज लेवल क्या है, लैक्टेट वगैरह क्या है, डिहाइड्रोजिनेस कैसा है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सॉरी।
फिर प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस हेल्प डिटरमाइन एम्फाइमा from other causes of pleural effusion, help differentiate emphysema from other causes of pleural effusion. pleural fluid analysis आपको करना है, इसमें आप differentiate कर सकते हो एम्फाइमा के बारे में and other causes of the pleural effusion, right? मैनेजमेंट इसका आपका आ जाएगा, एंटीबायोटिक आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आ जाएगा, देन टेलर्ड बेस्ड ऑन कल्चर रिजल्ट है ना, इसके फिर जो भी आपका कल्चर रिजल्ट है उसके बेस्ड के अकॉर्डिंग आप इसको मेंटेन कर सकते हो, वैसे आप मेडिकेशन दे सकते हो, वॉट एवर जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन दे सकते हैं। ड्रेनेज आपको थोरेसेंटेसिस फॉर सिंपल केसेस में आप थोरेसेंटेसिस का यूज कर सकते हो। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन फॉर मोर एक्सटेंसिव और लोक्यूटेड केसेस है ना, चेस्ट इंसर्शन भी आप कर सकते हो यदि आपका मोर एक्सटेंसिव और लोकेटेड केसेस है, आपका ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ज़्यादा आपको एक्सटेंशन करना है तो उस समय आप चेस्ट इंसर्शन भी कर सकते हो, ज़्यादा यदि डीप आपका केसेस है। वीडियो असिस्ट थोरेस्कोपिक सर्जरी BATS और ओपन थोरेक्टोमी फॉर क्रॉनिक। वीडियो असिस्टेंट होता है आपका जो टिप होता है थोरेसेंटेसिस थोरेस्कोप का, वहाँ पर कैमरा रहता है जो आपकी टीवी पर आपको दिखा देते हैं, जिससे आप गाइड करके प्रॉपर तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपका ट्यूब आप इंसर्ट कर रहे हो उसमें आपको गाइड हो जाता है, आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सही जगह पर इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ओपन थोरेक्टोमी और क्रॉनिक कंडीशन है तो आप ओपन थोरेक्टोमी भी प्रेफर कर सकते हैं एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऑलराइट। और कॉम्प्लिकेटेड केसेस, क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आप ओपन थोरेक्टोमी भी प्रेफर कर सकते हैं। देन आ जाता है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में आपका आ जाएगा पेन मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट, राइट। इसमें क्या है, पेन मैनेजमेंट, सेकेंड है ऑक्सीजन थेरेपी, थर्ड है आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसको आपको सपोर्टिव केयर में क्या करना है, पेन किलर मेडिसिन एनाल्जेसिक देना है, ऑक्सीजन आपको पुट करना है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो नेजल कैनुला हो गया, हाई फ्लो मास्क हो गया, ऑक्सीजन मास्क, बॉटमल जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल आपको प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान करना है पेशेंट का, राइट। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट आपका आ जाएगा। नर्सिंग का इसमें क्या रोल हो सकता है, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, मॉनिटर और असेसमेंट में आपका रोल होगा। फर्स्ट आपका वाइटल साइन आपको मॉनिटर करना है, स्पेशली आपका टेम्परेचर हो गया और रेस्पिरेटरी स्टेटस, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट कितना चल रहा है, डीप ब्रीथ ले रहा है, सैलो ब्रीथ ले रहा है, ठीक है, एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा है ज़्यादा ब्रीथ में, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन आपको स्पेशली असेस करना है। फिर मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन और सेप्सिस, किसका, आपका इन्फेक्शन का और सेप्सिस का कोई साइन तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है, सेप्सिस वगैरह ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उसके साइन जो भी है, आपको फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, आपको प्लूरेंट कफ हो सकता है ना, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी, जनरल मैलिस हो गया आपको, ओके, स्पूटम विथ ब्लड भी हो सकता है, राइट। फिर असेसिंग पेन लेवल एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट, जो आपका पेन लेवल है वो कितना है, रेस्पिरेटरी एफर्ट नॉर्मल है या फिर एक्सेसिव, उसको एफर्ट देना पड़ रहा है, पेशेंट को डीप ब्रीथ लेना पड़ रहा है, नॉर्मल ब्रीथ में जनरली हमको इतना एफर्ट नहीं लेना पड़ता है, यदि डीप ब्रीथ लेगा तो उसकी मसल ज़्यादा आपके इनसाइड और आउटसाइड में आपको ज़्यादा डीप और आउट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, चेस्ट का एक्सपांसन है, जैसे ये थोड़ा आपका डीप ब्रीथ हो जाता है, राइट, इसमें आपको अलग से एफर्ट लेने की जरूरत हो रही है, ओके। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, जो मेडिकेशन है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, जिससे आपका पेन मैनेजमेंट है, पेशेंट को पेन मैनेजमेंट करने के लिए आपको BDTDS जो भी चल रही है वैसा आपको टाइम टू टाइम एनाल्जेसिक मेडिसिन है वो आपको इंसर्ट करना है। एंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन है ना, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर, पेशेंट आपका हाइड्रेट होना चाहिए, उसको आपको सुनिश्चित करना है, पेशेंट आपका प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रहे, इलेक्ट्रोलाइट उसका मेंटेन रहे, राइट। असिस्टिंग विद प्रोसीजर, प्रोसीजर में आप असिस्ट कर सकते हो, प्रिपेयरिंग द सपोर्टिंग द पेशेंट ड्यूरिंग थोरेसेंटेसिस और चेस्ट ट्यूब, राइट, आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है और सपोर्ट देना है उसको पेशेंट को ड्यूरिंग थोरेसेंटेसिस और चेस्ट ट्यूब, आपको जब भी इंसर्ट कर रहे हो आपको सपोर्टिव केयर करना है, जो भी आर्टिकल्स उनको आपको प्रिपेयर करना है। एंश्योरिंग स्टेराइल टेक्निक उसको आपको एंश्योर करना है टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, ताकि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाए
यदि आप स्टाइल मेंटेन नहीं करेंगे तो पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, अदर आप इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऑलराइट, तो सेप्सिस आपकी ग्रोथ ना हो इसके लिए आपको स्टाइल एसेप्टिक टेक्निक ही मेंटेन करना होता है। पेशेंट एजुकेशन, एजुकेटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ completing the full course of antibiotic, educating about the importance of completing the full course of antibiotic। वो पेशेंट का आपको एजुकेट करना है, जो भी वो मेडिसिन ले रहा है उसको फुल कोर्स करें। ऐसा नहीं है कि 7 दिन का मेडिसिन है तो 2-3 दिन ले रहा है, एक दिन ले रहा है फिर एक दिन नहीं लिया ना, तो उसको कम्प्लीटली जितना भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है BD-TDS सुबह शाम जैसा भी बताया वैसा उसको पूरा पर इसके साथ एंटीबायोटिक जो भी मेडिकेशन है वो आपको लेना है, राइट। फिर टीचिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड यूज ऑफ इंटेंसिव स्पायरोमेट्री, उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में टीच करना है, कैसे आपको ब्रीथ लेना है, जो आपका स्पायरोमीटर है कैसे उसको यूज करना है उसके बारे में बताना है, दिन में कितनी बार यूज करना है, जो तीनों बॉल हैं वो आपका ऊपर जाना चाहिए, 3 नहीं तो 3 में से 2 बॉल तो आपका कम्प्लीटली जाना चाहिए, राइट। इस तरीके से आप पेशेंट को एजुकेट करोगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन साइन एंड सिम्टम ऑफ द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, जो भी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आफ्टर सर्जरी के बाद या डिसीज से, उनके बारे में आपको पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अदर आ जाएगा आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होता है। ऑफरिंग इमोशनल एंड रीएश्योरेंस, पेशेंट को आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, आपको पर्सनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ताकि पेशेंट अभी कुछ भी प्रोसीजर होता है या पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, पेशेंट हो गया उनके फैमिली मेम्बर हो गए, इनको क्या होता है फिर चिंता होती है, एंजाइटी होती है, यार कैसे ऑपरेशन होगा, कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, कितने दिन हॉस्पिटल में रहूंगा, है ना, हॉस्पिटलाइज की वजह से अदर मरीजों को देखता है, डॉक्टर्स को देखता है, तो उसको टेंशन होती है, तो आपको साइकोलॉजिकल और उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ इतना नहीं है, उनको समझा देना है, राइट। फिर फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम, आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपको पेशेंट हो गया उनका फैमिली मेम्बर हो गए, है ना, हेल्थ केयर टीम हो गई, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आपका IPR अच्छा मेंटेन होना चाहिए, ताकि पेशेंट आपके बात करने से हैप्पी हो जाए, राइट। इन्फाइमर रिक्वायर टाइमली डायग्नोसिस एंड एग्रेसिव मैनेजमेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड एंश्योर ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम। Nursing care play a critical role in monitoring, managing, and supporting patient through their recovery. ऑलराइट, तो आप यदि इसे अर्ली डायग्नोज करके और पहले आप इसे ट्रीट कर सकते हैं तो अदर जो कॉम्प्लिकेशन है इसकी वजह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो कॉम्प्लिकेशन से, और जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। यदि फिर ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में जाता है तो फिर आपको सर्जरी रेफर करनी पड़ेगी, और फिर वो फ्लूड की वजह से वहाँ पर एक्यूमुलेट होने की वजह से यदि हार्ट हो जाता है तब फिर आपको प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, राइट। तो अर्ली आपको सिम्टम को पहचान करके रिकॉग्नाइज करके जल्दी से जल्दी आपको ट्रीट करना होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा तो पस कलेक्शन होना आपके प्लूरल कैविटी में, दैट इज आपका इम्फाइसेमा होना, रिजल्टिंग हो सकता है आपका इन्फेक्शन की वजह से, लंग से आपका अदर इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट हो गया अदर रीजन से, अदर लोकेशन से, उसकी वजह से हो सकता है। अदर इसके ओपन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं निमोनिया की वजह से, या फिर अराइज अदर इन्फेक्शन हुआ और ट्रामा हो गया, सर्जरी हो गया, दैट इज रीजन हो सकता है। यहाँ पर हमने इमेज में देखा इस तरीके का आपके यहाँ पर हो जाता है, ऑलराइट, दैट इज आपका इम्फाइमा, ऑलराइट, ओके। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है आपका कॉजेस में, बैक्टीरियल हो सकता है आपका, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर देखने को मिलता है वो बैक्टीरियल होता है। लंग एब्सेस की वजह से हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आपको हो सकता है, चेस्ट आपका सर्जरी की वजह से हो सकता है, ट्रामा की वजह से हो सकता है, इसोफेजियल रप्चर की वजह से हो सकता है, इसोफेजियल जो आपकी ट्यूब है वो रप्चर हो गई हो किसी प्रकार से, उसमें डैमेज हो गया उसकी वजह से हो सकता है। और फिर आपका कुछ लेट्रोजेनिक कॉज आते हैं, जैसे आपका थोरिसेंटेसिस आपने प्रोसीजर किए उसकी वजह से भी फैन आपको हो सकता है। रिस्क फैक्टर आपका COPD आ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट आ जाएगा, एग्जांपल HIV एड्स है, कीमोथेरेपी चल रही, ऐसे पेशेंट, अल्कोहल जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको भी हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं बढ़िया से, ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, राइट।
उनको भी हो सकता है गैस्ट्रो इसोफेजियल जो GRDS डिसीज होती है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। टाइप हमने इसका देखा, आपका सिंपल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड था, क्रॉनिक था, राइट। सिंपल में आपका नॉर्मल पस होगा, फ्लूइंग आपका पस होगा। कॉम्प्लिकेटेड में आपका स्टेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फाइब्रस स्टेंट का, फाइब्रिनियस स्टेंट का। क्रॉनिक में आपका लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगा जो कि काफ़ी टाइम से जो आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है वो आपकी थिक हो जाएगी, प्लूरल पील हो जाएगी, राइट। क्लिनिकल मैकेनिज्म में आपका फीवर आएगा, ठंडी के साथ साथ आपको फीवर होगी, आपको कफ आएगा बहुत ज़्यादा, प्रोडक्टिव आपका कफ होगा, चेस्ट पेन आपका होगा प्लूराइटिक इन नेचर का, है ना, एकदम सीवियर आपका चेस्ट पेन होगा। डिसेप्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, जनरल मैलिस होगा, वीकनेस होगी, ये सारे इसके सिम्टम इंक्लूड होंगे। डायग्नोस्टिक में हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, थॉरिसेंटिसिस और प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, राइट। मैनेजमेंट आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, स्पेशली बैक्टीरिया फाइंड आउट करने के बाद आप कल्चर टेस्ट के बाद आप उसको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड कर सकते हो। ड्रेनेज कर सकते हो आप, चेस्ट ड्रेनेज, प्लूरल फ्लूइड को रिमूव करने के लिए थॉरिसेंटिसिस कर सकते हो, सैंपल वगैरह एग्जामिन करने के लिए। वीडियो असिस्टिंग थॉरेसोस्कोपी कर सकते हैं सर्जरी वगैरह परफॉर्म करने के लिए। और सपोर्टिव केयर मैनेजमेंट, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, पेन मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया। वाइटल साइन आपको असिस्ट करना है, नर्सिंग का जो रोल होगा, रेस्पिरेटरी स्टेटस, फीवर वगैरह चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है आपको, इन्फेक्शन चेक करना है, साइन ऑफ इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।